नमस्कार, होम साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं और उम्मीद है आपने जो परसेंटेज की जो क्लास थी वो देख ली होंगी। अगर परसेंटेज देख लिया है और प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट देखा है तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से आपके लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें भी मैथमेटिक्स पूछा जाता है। तो चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, यानी लाभ और हानि। बेसिक्स आप जानते हैं कि क्या कॉस्ट प्राइस होता है, डिस्काउंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, और प्रॉफिट और लॉस कैसे हम निकालते हैं। एक बात ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट और लॉस जब भी निकलता है वो कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर। डिस्काउंट जब निकलता है वो मार्केट प्राइस पर निकलता है, ये हमने पहले समझा था एक बेसिक चीज में। आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। 9 सेबों का क्रय मूल्य 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको बताना है लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 एप्पल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन एप्पल 11 एप्पल्स। व्हाट इज द फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। राइट, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आपको फाइंड करना है। 9 सेबों का क्रय मूल्य। अब पहले तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉजिक लगाना है कि लाभ हुआ है कि हानि हुई है, और लाभ हुआ है तो कितना हुआ है, हानि हुई है तो कितनी हुई है, यही तो पता करना है। परसेंटेज में भी पता करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर लॉजिकल करेंगे तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पर लाभ लिखा है, यहाँ लाभ लिखा है, यहाँ पर हानि है, यहाँ पर हानि है, यानी दो ऑप्शन लाभ वाले हैं, दो ऑप्शन हानि वाले हैं। दो ऑप्शन आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे अगर आप इतनी ही समझ बना लेते हैं कि भैया इसमें लाभ हुआ है कि हानि। ये तो आसान काम है ना, उतना मुश्किल काम थोड़ी ना है। कैसे, देखो, 9 सेब खरीदे, क्रय करें मतलब खरीदे, इन्वेस्ट करें आपने 9 सेब में पैसा। 11 सेब बेचने पड़े, जब जाके उतने ही पैसे आपको मिले बराबर सराबर। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। 100 रुपए मार्केट में आप लेके गए थे, आप गए मार्केट में, आप लेकर के कितने आए, 9 सेब खरीद के लेके आए, ठीक है। घर आ गए, सेब ले आए 9। जब आपको बेचने की बारी आई तो जो ग्राहक है आपसे डिमांड क्या कर रहा है कि भैया 11 सेब दो, मैं तो 100 रुपए में 11 दूंगा। आपको भी लगा ठीक है यार, मेरे वरना 9 भी खराब हो जाएंगे। आपने जो 2 सेब पहले रखे हुए थे और वो 9 सेब सारे के सारे उसको दे दिए, कितने में, 100 रुपए में। 100 रुपए आपने इन्वेस्ट करे थे, वो तो रिटर्न आ गए, 100 रुपए में कुछ चेंज नहीं हुआ। चेंज कहां पर हुआ, 2 सेब आपको घर से देने पड़े। जब एक्स्ट्रा चीज देनी पड़ेगी तो क्या होगा, नुकसान होगा। ये बात अंडरस्टूड है। तो आप देखेंगे कि भैया लाभ तो होने से रहा, इस पूरी प्रोसेस में हानि हो रहा है। जैसे ही आपने इतना लॉजिक लगा लिया, आपने 50% ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब काम सिर्फ इतना रह जाता है कि कितने परसेंटेज की हानि हुई है। लाभ तो हो नहीं रहा है ना, हानि कितने परसेंटेज की हुई है। हालांकि पूरा क्वेश्चन हम वैसे ही सोल्व कर लेंगे, लेकिन ये तब के लिए बता रहा हूं। कई बार क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में हम तुक्का लगाने लगते हैं। तुक्का भी लगाएं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हवा में लगा दें, एलिमिनेट कर लो। अगर 50% से कम एलिमिनेशन है, क्योंकि 0.25% की आपकी निगेटिव मार्किंग भी होती है, कुछ एग्जाम्स में 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो आप उसी हिसाब से अगर लगाना भी है तो कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, तब जाके उसके आगे की प्रोसेस देखो। भैया इन दोनों में से लगाएंगे तो हमारे सही होने के चांसेस फिर भी ज्यादा है। अब आ जाते हैं प्रश्न पर। देखो भाई, 9 सेबों का क्रय मूल्य है, तो किसका क्रय मूल्य, सीपी ऑफ 9 एप्पल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 एप्पल्स। यही तो दिया गया है ना। जो 9 सेबों का क्रय मूल्य है वो 11 सेबों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। अब देखो, सीपी के नीचे एसपी को ले आते, सीपी बटे एसपी, ये 9 गुणा में है तो कितना हो जाएगा बेटा, 11 बटे 9। इस बात से क्या समझ में आ रहा है, इनकी तुलना करो। ऊपर सीपी लिखा है, नीचे एसपी लिखा है ना। ऊपर 11 लिखा है, नीचे 9 लिखा है। कि अगर कॉस्ट प्राइस 11 है उतनी ही चीजों का, तो सेलिंग प्राइस 9 होगा उतनी ही चीजों का। इसका यही तो मतलब है। सीपी और एसपी की कंपैरिजन करें तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो नुकसान हुआ होगा। 100 रुपए की चीजें खरीदी, 90 रुपए में बेच दी। कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, सेलिंग प्राइस 90 है, नुकसान हो गया, है कि नहीं। तो आपको पता है नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ बेटा, 2 रुपए का नुकसान हुआ। कितने रुपए पर हुआ, हमेशा होता है भैया कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस है 11 और परसेंटेज में निकालना है, गुणा 100 कर देंगे। कितनी आ जाएगी भाई, 18.18% आपका लॉस हो जाएगा। 1/11 क्या होता है, 9.09, तो 2/11 कितना हो जाएगा, 18.18। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बहुत आसान था ना।
कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे लैंग्वेज में मैंने कहा था पहले ही कि भैया इसको ब्रेक करते हैं, हम कोशिश करते हैं इसको टुकड़े करें और तब सोल्व करें। स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे तो आसानी से हो जाएगा। CP of 9 apples is equals to selling price of 11 apples। CP upon SP 11 upon 9। आपको पता चला CP अगर 11 है तो सेलिंग प्राइस इस कंडीशन में 9 रुपए होगा या फिर 9 होगा यूनिट में। आपको बताना है परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस। आपको दिख रहा है साफ साफ लॉस होगा। क्यों लॉस होगा भैया? कॉस्ट प्राइस है ज्यादा, सेलिंग प्राइस है कम, तो नुकसान ही होना है। तो आपने देखा कितना आया, 18.18% आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। The selling price of 25 chairs is equals to cost price of 20 chairs। Find profit और loss percentage। ठीक है, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, आसानी से करिएगा और फटाफट करके आंसर बताइएगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले तो ये दिमाग में सोचो, करने से भी पहले, है ना, पेन चलाने से भी पहले, कि भैया लाभ हुआ है या हानि हुई है। इतना अगर आप सोचने लग गए ना तो क्वेश्चन सोल्व करना भी बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? चलिए देखिएगा, 25 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 20 कुर्सियों के लागत मूल्य यानी कि जो एक्स्ट्रा खर्चा है उसके बराबर है। 25 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, 25 कुर्सी बेचने पर 20 कुर्सियों की लागत मूल्य आ जाती है ना। जब 25 बेचनी पड़ती है यानी 5 घर से देनी पड़ रही है, यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, तो आंसर आपके हानि वाले ही आएंगे। ये दोनों आंसर तो आने का मतलब नहीं रहा। सोल्व करते हैं फटाफट से। देखो, 25 कुर्सियों का विक्रय मूल्य है, selling price of 25 chairs is equals to cost price of 20 chairs। ये तो दिया है। इनके लागत मूल्य के, लागत मतलब जो आपने खर्चा किया है ना, या क्रय मूल्य भी बोल देंगे। यहां देखो SP अपॉन CP बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 20/25 हो गया। बात समझ पाए? अब देखो, सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। अब यहां पर आपको पता चल गया लॉस हुआ है। परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे भैया? कितने का लॉस हुआ है? 5 रुपए का, या 5 चीजों का, या 5 यूनिट का। कितने पर? जबकि कॉस्ट प्राइस 25 हो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। ये लॉजिक हम परसेंटेज में पढ़ चुके हैं कि कितना, क्यों हम 100 से गुणा करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 20% की हानि। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फिर से रिवाइज करता हूं, ध्यान देना। सेलिंग प्राइस ऑफ 25 चेयर्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 चेयर्स। 25 कुर्सियों का विक्रय मूल्य बराबर है 20 कुर्सियों के क्रय मूल्य के। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा 20/25 के। आपने देखा 5 रुपए का अंतर है ना। यही तो प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करता है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में अंतर होता है। तो 5 रुपए का अंतर कितने पर? 25 पर, क्योंकि विक्रय क्रय मूल्य क्या था? 25 रुपए। देखा कितना परसेंटेज आया? 20%। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 5 रुपए में 2 टॉफी खरीदता है और उन्हें 3 रुपए में 7 बेच देता है। इस दर से बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ए पर्सन बाइज टॉफीज एट 5 4 रुपीज 2 एंड सेल्स देम एट 7 4 रुपीज 3। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, बात समझ पाए, क्वेश्चन समझ पाए। इतने रुपए में इतनी खरीदी, इतने में इतनी बेच दी। ठीक, हर टॉफी के हिसाब से जो दिया गया है वो लिख लो। क्वांटिटी एक तरफ पैसे, 5 4 रुपीज 2। यहां पर अगर क्वांटिटी लिखें और यहां पर लिखें अमाउंट, क्वांटिटी और अमाउंट। ठीक है, कितना रुपया, एक तरफ पैसे लिख लो, एक तरफ क्वांटिटी। 5 4 रुपीज 2, 5 टॉफी कितने रुपए में? अमाउंट में 2 रुपए में। और कैसे बेच कैसे रहा? ये है क्रय मूल्य की बात, कॉस्ट प्राइस की बात। इतने में तो खरीदी, इन्वेस्टमेंट करा। ठीक है, ये रुपए 2 कर लेते हैं इसको। अब जब सेलिंग की बात आई, बेचने की बात आई, तो 7 4 रुपीज 3, 7 4 रुपीज 3। ठीक है बेटा, इतने रुपए में उसने क्या कर दी? सेल कर दी। अब एक बात देखो भाई, इसमें आपको एक्यूरेटली नहीं पता लग रहा कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है ना। अभी थोड़ा सा समझेंगे जब हम इसका बड़ी आसानी से पता लग पाएंगे कि प्रॉफिट हुआ है लॉस। जब नहीं पता लग रहा तो हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। हमें प्रॉफिट लॉस का अंदाजा कैसे लगता है? या तो हमारा इन्वेस्टमेंट सेम हो, है ना, 100 रुपए लगाए थे हमने, 100 रुपए वापस मिल गए, तब हम बता देंगे कि भैया हमने चीज ज्यादा दी है या फिर कम दी है। ज्यादा दी है तो हमें नुकसान हो गया, कम दी है तो हमें फायदा हो गया। ठीक है, अब देखो 2 रुपए 3 रुपए। अब इन क्वांटिटी को अगर हम बराबर कर लें
तो हमें क्या मिलेगा कि हमें पता लग जाएगा हमारा पैसा कहाँ पर ज़्यादा खर्च हो रहा है ना। जहां पर ज्यादा खर्च हो रहा है वही पता लग जाए, क्योंकि ये तो कॉस्ट प्राइस है, ऊपर नीचे सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्यों है भैया? इन्वेस्टमेंट है। 2 रुपए में 5 टॉफी खरीद के लेकर के आए हो और बेचनी पड़ी 3 रुपए में 7। इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करके भी समझेंगे, पहले ही यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर हम क्या करें, क्वांटिटी को सेम कर लें। कैसे करेंगे बेटा इनको सेम? इन दोनों को एक जैसा नंबर बना लो। इस पूरे में ऊपर वाले में गुणा कर दो 7 से। 7 से गुणा करी, क्यों करी? क्योंकि 7 से गुणा करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, और नीचे वाले में गुणा कर दो बेटा 5 से। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, ऊपर 7 से नीचे 5 से। जब 7 से गुणा करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा बेटा? 35 हो जाएगा। मैं इधर लिख दे रहा हूं इसको, और यहां पर हो जाएगा 14। 7 दूनी 14। 5 से गुणा करो, 5 सत्ते 35, यहां पर भी हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा? 15। अब एक बात देखो, ये क्वांटिटी थी, ये अमाउंट था, इस पर ध्यान देना। अब 35 टॉफी खरीदी जा रही हैं 14 रुपए में, कोई फर्क पड़ा? हमने 7 से गुणा कर दी। 14 रुपए में 35 इस दर से खरीदता है, इस रेट से खरीदता है। जब बेचने की बारी आई तो 15 रुपए में 35 बेच दी। 14 रुपए की चीज 15 में बिक गई। 14 रुपए की ये चीज थी, वस्तु थी, 15 रुपए में बिक गई। 14 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट था, रिटर्न क्या मिला? 15 रुपए का। लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ। सीधा समझ में आ रहा है? तो हानि वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, निकाल देंगे कितना लाभ हुआ। तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई? निकालो, जल्दी से बताओ भाई आंसर। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर 1 रुपए का लाभ है, किस पर बेटा? कॉस्ट प्राइस पर लाभ होता है 14 गुणा 100। 1/14 कितना होता है? 14 सत्ते 98, 7.28, 7.14% आपका आंसर हो गया। ऑप्शन क्या आ जाएगा? विकल्प बी आपका आंसर आ जाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, ध्यान देना। 2 रुपए में 5 टॉफी खरीदी, 3 रुपए में 7 बेच दी। हमने क्या किया? इस क्वांटिटी को बराबर कर लिया। हालांकि हम ऐसा नहीं है कि अमाउंट को बराबर करते तब नहीं निकलता, निकल जाता, पर क्योंकि आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस, अगर आप कॉस्ट प्राइस निकाल पा रहे हैं तो आपका काम आसान हो रहा है। आपने इस क्वांटिटी को बराबर कर लिया। 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, 5 दिया 15, यानी 14 रुपए में 35 टॉफी खरीदी। बेचने की बारी आई तो 15 रुपए में 35 बेच दी। 1 रुपए का आपको फायदा हुआ। कितने पर? आपके कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस क्या था? 14 रुपए का। इन्वेस्टमेंट क्या था? 14 रुपए का। तो 1/14 यानी 7.14% का लाभ हो गया। बात समझ पा रहे हैं? चलो इसको मैं फिलहाल हटा देता हूं, क्योंकि मुझे दूसरा भी इसमें तरीका आपको बताना है कि कंफ्यूजन आपका थोड़ा सा और दूर करना है कि ऐसा क्यों हुआ हो रहा है। अगर इसको सिंपली आप जाते, जनरल मेथड से जाते, यहां पर इसको कुछ नहीं करते, तब आप क्या कर रहे हो? तो बेटा देखो, यहां पर अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूं, कॉस्ट प्राइस निकालूं तो 2 रुपए में 5 खरीदी है, यानी एक की कीमत कितनी आ गई? 5/2, यानी कि 2.5 रुपीज की एक टॉफी पड़ी है। कॉस्ट प्राइस कितना आया? 2.5 रुपीज कॉस्ट प्राइस आ गया। 2 रुपए में 5 टॉफी, 2 रुपए में 5 टॉफी, तो एक की कीमत कितनी है? उल्टा लिख दिया मैंने भाई, 2 रुपए है ना, तो 2 रुपए में 5, यानी कि 0.4 रुपीज की एक टॉफी खरीदी गई है लगभग, या 2/5 ही लिखा रहने दो उसमें। जब सेलिंग प्राइस की बात आई, सेलिंग प्राइस की, तो कितना हो गया? 3/7 हो गया। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। इसको अगर आप सोल्व करोगे तभी भी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? तभी भी आपका आ जाएगा इतने का लाभ। कैसे? देखो आप, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओ, 3/7 माइनस के 2/5, बटे नीचे क्या लिखते हैं? 2/5, जो कि कॉस्ट प्राइस है। ऊपर प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाकर, और नीचे क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य गुणा 100। 5 तिया 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14, ऊपर आ जाएगा 15 माइनस 14, नीचे आ जाएगा 35, और नीचे क्या है? 2/5 है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर 35 इन दोनों की गुणा हो जाएगी और 5 ऊपर चला जाएगा। 5/35 गुणा 2 गुणा 100, ये गुणा 100 इधर भी था। 5 सत्ते 35, वैल्यू कितनी आ गई भैया? 14, 2/14, 100/14, और अल्टीमेटली आपको आंसर मिला 7.14%। अब कर कैसे भी लो, इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी है तब भी कर लेंगे, इस तरीके से करना है तब भी कर लेंगे। मैं लॉजिकल समझा रहा था कि ऐसा हुआ क्यों है।
ठीक है, हम एक चीज को बराबर बना लेंगे, वो हमारे लिए बेस्ट तरीका होता है। आ जाइए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 है जी क्लास का। A shopkeeper bought some pencils at 2 for rupees 1 and an equal amount number at 3 for rupees 2. He sold the entire lot at 5 for rupees 3. Find out his gain or loss percentage. ठीक है, फिर से लिखते हैं। इधर पहले खरीदने वाला काम कर लो, बेचने वाला बाद में करेंगे। ठीक है, यहां तक करो। क्या कह रहा है? 2 for rupees 1, पैसा लगाया 1 और चीजें कितनी खरीदी? 2। फिर बाद में क्या कह रहा है? 3 for rupees 2, पैसे लगाए 2 रुपए और 3 चीजें खरीद ली। ये अभी खरीदारी का काम हो गया, इन्वेस्टमेंट जितना करना था कर दिया। वो कह रहा है इक्वल नंबर, जो संख्याएं हैं वो बराबर हो, बराबर चीज खरीदी इस दर से। ये तो रेट है, ये तो रेट है। जब रेट है तो इनको बराबर कर लो, इस चीज को बराबर कर लो, इस अमाउंट को, जो ये जो संख्या है इसको कर लो आप बराबर। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इस 3 से, और इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर दिया था, इसमें भी कर दिया। पिछले में ही मैंने बताया था, इसमें ही बताऊंगा आपको, जिससे कंफ्यूजन दूर हो। क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक दुकानदार ने कुछ पेंसिलें 1 रुपए में 2 की दर से और 2 रुपए में 3 की दर से खरीदी। कितनी खरीदी? समान संख्या में खरीदी, है ना। पेंसिलों के नंबर तो समान होने चाहिए, यहाँ पर तो 2 ही पेंसिल आ रही है, यहाँ पर 3 आ रही है। इस पेंसिलों के नंबर को करना है समान। समान कैसे करेंगे? इन 2 और 3 से कटने वाली कोई ऐसी संख्या ले लो जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी, तो गुणा करके हमारा काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 तिया 6, इसलिए ऐसे नंबर से गुणा करिए। हम क्रॉस कर देते हैं ना तो नंबर सेम आ जाता है, या फिर हम उसका जो एलसीएम है उसके हिसाब से इसको देख लेते हैं। अगर एलसीएम एचसीएफ आपने पढ़ा है, समझते हैं, तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब यहां पर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये क्रय मूल्य की बात चल रही है। 3 रुपए में, रुपए 3 में यहां पर कितना आ गया? 6 पेंसिल आ गई, 2 से मल्टीप्लाई करो। रुपए 4 में यहां पर भी कितनी आ गई? 6 पेंसिल। अब जो क्वेश्चन था अब ये बना कि एक व्यक्ति 3 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है और 4 रुपए में 6 पेंसिल और खरीदता है। इनके टोटल क्वांटिटी की बात करें तो कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? रुपए 7 में 12 पेंसिल उसने खरीदी। कि एक व्यक्ति 7 रुपए में 12 पेंसिल खरीदता है। अब आ जाओ अगले पार्ट पर। और पूरे लोट को, यानी इस 12 पेंसिलों के लोट को 5 for rupees 3 इस दर से बेच देता है, यानी 3 रुपए की 5 पेंसिल के दर से बेच देता है। क्वेश्चन बन गया पुराना वाला। कैसा क्वेश्चन है भैया? यहां लिख लो क्वांटिटी, यहां लिख लो अमाउंट। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है बेटा? 12, और अमाउंट कितना है? यहाँ पर पैसा कितना लगा था? 7। ये क्या है? आपका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, बाद में क्या हुआ? 3 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है। 3 रुपए में अमाउंट कितना है? 3 रुपए, बेची कितनी है? 5। ठीक है, ये क्या है? इसका सेलिंग प्राइस है। हम क्या करते थे, अभी इसके पहले क्वेश्चन में भी गिरा था, अब क्वेश्चन सेम बन गया पहले वाला। इतना काम एक्स्ट्रा था, या दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, और उतना है नहीं, बहुत सिंपल है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। एक व्यक्ति 12 पेंसिल 7 रुपए में खरीदता है और 5 पेंसिल 3 रुपए में बेच देता है। ये रुपए लिख देते हैं, क्लियर रहेगी बात आपकी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये है अमाउंट, ये है क्वांटिटी। क्वांटिटी को सेम कर लेंगे। क्यों करेंगे भाई सेम? जितनी खरीदी होंगी उतनी बेची होंगी, है ना। तो जितनी खरीदेगा उतनी बेच देगा, जब भी तो पता लगेगा पैसे में कितना वेरिएंस हुआ है। हमारा पैसा घर से ज्यादा लग गया या फिर हमें फायदा हो गया, हम कमा लिया। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ऊपर कर देंगे गुणा 5 से, और यहां पर कर देंगे गुणा 12 से। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 हो जाएगी वैल्यू। इसको मैं लिख देता हूं ऊपर इस वाले कोने में, देख लेना आप। 12 पंजे 60, और यहां पर गुणा करेंगे तो कितना हो गया बेटा? 7 पंजे 35। इसका मतलब है 35 रुपए में 60 पेंसिल खरीदी गई। यहां देखो, 12 पंजे 60 ये बेचने की बात है, और 12 तिया 36 ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। अब आपको समझ में आ गई होगी सारी कहानी कि भैया 35 रुपए में 60 पेंसिल खरीद के लेकर के आए थे और 36 रुपए में 60 पेंसिलें बेच दी, यानी 1 रुपए का हुआ आपको फायदा। कब हुआ? 35 रुपए का जब आपका कॉस्ट प्राइस था तब हुआ, और मल्टीप्लाई बाई 100। 5 से डिवाइड करो, 5 सत्ते 35, 20,
कितना हो जाएगा, लगभग 2.6/7% का आपका लाभ हो जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर। ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, बात समझे, फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देना। एक व्यक्ति 2 रुपए में 1 रुपए में 2 पेंसिल की दर से और 2 रुपए में 3 पेंसिल की दर से समान पेंसिलें खरीदता है। 1 रुपए में 2, 2 रुपए में 3, बराबर कर लो नंबर। किस चीज के नंबर, पेंसिलों के नंबर। करे आपने 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, यानी एक व्यक्ति 3 रुपए में 6 पेंसिल और 4 रुपए में 6 पेंसिल की दर से खरीदता है। 2 अलग अलग दुकानों से खरीदी होंगी, अलग अलग क्वालिटी की खरीद ली होंगे ना। तो 12 पेंसिलें खरीदी 7 रुपए में, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। वही व्यक्ति 3 रुपए में 5 पेंसिल की दर से बेच देता है। अब 3 रुपए में 5 बेची, यहां पर हमें क्वांटिटी बराबर करनी है फिर से पेंसिलों की। पेंसिल बराबर बराबर करो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, यानी 60 पेंसिल 35 रुपए की खरीदी थी और 60 पेंसिल 36 रुपए की बेच दी। तो आपको लाभ कितना हुआ, 1 का लाभ हुआ। कॉस्ट प्राइस क्या है, 35 है, मल्टीप्लाई बाय 100। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। An article is sold at 19% profit instead of 12% profit and the profit would be 105 more. What is cost price? एक वस्तु को 12% की बजाय 19% पर लाभ पर बेचा जाता है तो 105 रुपए का फायदा होगा, लाभ होगा। उसका लागत मूल्य, कोस्ट प्राइस क्या है। सामान्य सा क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं सॉल्व। ठीक है, मेरे से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एकदम सा आसान सा क्वेश्चन है, पर समझना पड़ेगा लॉजिक को। अगर कोई चीज 100 उस रुपए की कीमत है, रुपए कह लो, परसेंटेज कह लो, परसेंटेज तो होती है ना हर चीज इंडिविजुअल। वो कह रहा था कि पहले 19% लाभ पर बेची जा रही थी। किस पर बेची जा रही थी, 119 में। अगर चीज 119 में बेची जा रही थी, 100x लिख दे इसको। समझने के लिए आपको x लिखने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, मैं चाहता भी नहीं हूं, x से दूरी रहना अच्छा है, पर समझो 119 रुपए में बेच दी। अब वो कह रहा है कि 119 में ना बेच के आप बेटा 12% के लाभ पर बेचो। 19% लाभ पर नहीं बेचना, 12% लाभ पर बेचना है। तो ये 100 रुपए की चीज 119 के बजाय अब कितने में बिकने लगेगी, 112x में। ठीक है, अब देखो, पहले पहले 105 रुपए, द प्रॉफिट वुड बी 105, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 19% प्रॉफिट, उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 12% प्रॉफिट, यानी कि पहले 112 में बेचा जा रहा था, अब जो नया है उसको 119 में बेचने लगे। पहले किस में बेच रहे थे, 112 में, अब जो नया है उसको बेच रहे हैं 119 में। आप देखोगे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, कितने का है भैया, 12 और 19 के बीच में 7x का अंतर है। 12 और 7 19 होता है। वो कह रहा है कि 105 रुपए का अंतर है, 105 रुपए का ज्यादा फायदा है। अगर 112x में बेच रहा था तो 105 रुपए कम मिल रहे थे, 119x में बेच रहा है तो 105 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो आपने क्या समझा कि 7x बराबर हो जाएगा 105 के। x बराबर कितने का आ जाएगा, 105/7। 7 से डिवाइड करेंगे, 3 35, 7 पंजे 35, यानी x बराबर 15 के। पूछा क्या है, लागत मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस, जो कि है 100x। तो 100x 15 गुना 100, आंसर कितना हो जाएगा, 1500। बात समझ पाए, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देना। एक व्यक्ति 12% लाभ के बजाय उसी वस्तु को 19% लाभ में बेच देता है, 19% प्रॉफिट में बेचता है, तो उसे 105 रुपए का फायदा होता है। पहले जो 100 रुपए की चीज थी उसको 112 में बेच रहा था, 100 यूनिट की है ना, 100% की, उसको 112% में बेच रहा था। इसकी बजाय अगर वो 119% में बेचने लगे तो उसे 7% का फायदा होता है। ये 7% बराबर है 105 के, तो 100% बराबर हो जाएगा 1500 के। समझ पाए, चलो आगे बढ़ते हैं। The difference in selling price is 15 when discount is increased by 2.5% points. What is the mark price of the article? अब देखो बेटा, सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर मार्क प्राइस है। वो कह रहा है सेलिंग प्राइस इज 15, द डिफरेंस इज सेलिंग प्राइस इज 15 व्हेन डिस्काउंट इज इंक्रीज्ड बाय 2.5%। ठीक है, अगर डिस्काउंट को
कितना बढ़ा दिया जाए? अगर डिस्काउंट को 2.5% पॉइंट बढ़ा दिया जाए तो जो अंतर है सेलिंग प्राइस का वो एक 15 रुपए का आता है। एक्सक्यूज मी, पहले जो सेलिंग प्राइस था, यहां पर कोई सेलिंग प्राइस रहा होगा, अब कह रहा है कि डिस्काउंट और बढ़ा दो, तो न्यू सेलिंग प्राइस आया होगा, नया वाला सेलिंग प्राइस आया होगा कि नहीं? यहां पर प्लस 2.5% और कर दिया। पहले मार्क प्राइस पर कोई डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देने पर आता है सेलिंग प्राइस। आपको बताया था मार्क प्राइस पर एमपी पर डिस्काउंट दो तो क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर ये डिस्काउंट 2.5 पॉइंट बढ़ जाए तो नया वाला सेलिंग प्राइस आएगा। वो कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है नए और पुराने वाले सेलिंग प्राइस का, वो है 15 रुपए का। डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस इज 15 रुपीज। तो ये कितने के बराबर है भैया? 15 रुपए के। अगर आप इसको परसेंटेज में देखो कि ये वाला जो डिस्काउंट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 2.5% के। दोनों एक ही बात है ना, ये भी तो डिस्काउंट की वजह से गैप आया है और ये भी तो डिस्काउंट है 2.5% का। ये 2.5% बराबर 15 के। आपसे पूछा क्या है? मार्क्ड प्राइस पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है, यानी कि ये जो कि 100 पॉइंट रहा होगा। 100 पॉइंट रहा है जब भी तो 2.5 का परसेंट 2.5 के बराबर है। 100 के रेस्पेक्ट में जो चीज जितने परसेंटेज होती है उतने ही उसकी वैल्यू होती है। तो 100% की वैल्यू यहां से निकाल देंगे। 15/2.5 गुणा 100, दशमलव हटाओ, जीरो लगा दो, 25 चौका 100, 40 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 600। विकल्प बी आपका आंसर। फटाफट देखो, रिपीट करते हैं। 100 पॉइंट यानी 100% किसी चीज का मार्क्ड प्राइस था, जो अंकित मूल्य था वो 100 पॉइंट था, मान लिया आपने। पहले कोई डिस्काउंट दिया जा रहा था तो एक सेलिंग प्राइस आया। अगर डिस्काउंट को 2.5% बढ़ा दिया तो नया वाला सेलिंग प्राइस आ गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 रुपए है। डिस्काउंट का डिफरेंस 2.5% है ना। 2.5% की वैल्यू दे रखी है 15 है, तो 100% की वैल्यू जो कि मार्क प्राइस है कितनी हो जाएगी? 600 रुपए हो जाएगी। विकल्प बी आपका उत्तर। नेक्स्ट, Aman sells a scooter to Rohit for a profit of 20% and Rohit sell it to Chandan for rupees 6,000, making a profit of 20%. Find Aman's cost price. अमन एक स्कूटर रोहित को 20% लाभ पर बेच देता है और रोहित उसे चंदन को 20% लाभ कमाते हुए 6,000 रुपए में बेचता है। अमन का लागत मूल्य बताइए। देखो, अमन एक स्कूटर रोहित को 20% के लाभ पर बेचता है। अमन के पास में एक स्कूटर है, यानी कि इसकी कीमत मान लो 100% कीमत का एक स्कूटर है। नया स्कूटर लेके आया और रोहित को बेच दिया कितने में बेटा? 120% में, यानी 20% के लाभ कमाते हुए बेच दिया। रोहित उसे चंदन को, रोहित किसको बेचेगा? चंदन को बेचेगा। 20% का लाभ कमाते हुए 20% का लाभ इसको कमाना है। अब ये जो 20% का लाभ है किस वाली वैल्यू पर कमाएगा? रोहित अपनी वैल्यू पर ही तो कमाएगा। कोई भी लाभ कमाता है भैया, जितना हमने इन्वेस्ट करा है हम उस पर लाभ कमाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट 100 जो परसेंट था वो अमन का इन्वेस्टमेंट था। रोहित का इन्वेस्टमेंट कितना है? 120। ये इस पर लाभ कमाएगा कितना? 120 पर 20% का। यानी इसके लिए जो वैल्यू आएगी, इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 120 का 120%। 20% लाभ मतलब 100 की चीज 120 में बेच देना, 120 की चीज 120 में बेच देना, 40 की चीज 120 में बेच देना। इसका मतलब क्या है? 20% का लाभ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, वैल्यू कितनी आ गई? 144%। इसकी वैल्यू दे रखी है 6,000। क्या दे रखा है? चंदन फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 6,000। चंदन को जो चीज मिली वो 6,000 रुपए में मिली और आपके गणित के हिसाब से चीज मिली चंदन को 144% में। आपने परसेंटेज में अपना गणित लगा रहे हो कि भैया 100% अमन के पास था, 120% रोहित के पास और चंदन के पास 144%। 144% आपके हिसाब से चंदन को चीज मिली वो 144% में। प्रश्न में कह रहा क्या है कि भैया 144% में जो मिली है उसकी वैल्यू है 6,000 रुपए। पूछा क्या है? अमन का कॉस्ट प्राइस जो कि 100% था। 100% की वैल्यू यहां से आप बता देंगे 6,000 बटे 144 गुणा 100। 12 से काटो, 12 गुणा 12, 12 पंजे 60, 500 हो गया।
4 से काटेंगे, 4 तिया 12, और यहाँ पर 4 से काटो तो 25 हो गया। तो 25 पंजे 125 डबल 0 बटे 3। ठीक है। अमन का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% लाभ कमाते हुए 6000 के लाभ पर बेचता है। अच्छा, थोड़ा सा चेंज है इसमें, एक सेकंड देखो। लाभ की वैल्यू दे रखी है, बस लाभ की, भाई देखो, देख लेना एक बार। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज में देखो फिर से। क्या कह रहा है कि चंदन फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 6000 मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20% फाइंड अमन्स कॉस्ट प्राइस। 20% का लाभ कमाते हुए 6000 के लाभ पर, 6000 के लाभ पर, ये किसका लाभ है? ये रोहित का लाभ है। अब देखो यहाँ पर 120% की चीज 144% में बेच दी। जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, परसेंटेज प्रॉफिट है, वो बराबर किसके आ गया? यहां से अगर आप देखें तो 144 माइनस 120 यानी कि 24% के बराबर आ गया। रोहित का लाभ कितना हुआ? यहां से देखो 24% का लाभ हुआ। ठीक है, 120 की चीज 144 में बेच दी। इसकी वैल्यू दे रखी है ये 6000 रुपए, समझ रहे हो ना? इसकी वैल्यू दे रखी है, तो ये 24% बराबर किसके आ गया? 6000 रुपए के बराबर। 1% की वैल्यू 6000 बटे 24, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 6000 बटे 24 गुणा 100। राइट, 12 से काटो, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 500 हो गया। 2 से काटो, 250 हो गया। वैल्यू कितनी आ गई? 25000। 25,000 रुपए उसकी वैल्यू आ गई। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देना, समझने वाली चीज है। ए ने कोई के पास स्कूटर था, ए ने बेच दिया रोहित को, अमन ने बेचा रोहित को। रोहित ने 20% का लाभ कमाया और बेच दिया चंदन को। ठीक है, कितने का लाभ कमाया? 20%। जो लाभ है परसेंटेज में देखो तो 120 का 20%, 120 का 20% निकाल लो चाहे आप, तब भी ऐसे ही आएगा, बटे 20। 100 दो जीरो से दिए, 2 जीरो गए, कितना मिला भैया? 24% लाभ मिला कि नहीं मिला? तो रोहित का जो लाभ है 24% का, वो कह रहा है कि 6000 के लाभ के बराबर है। 24% बराबर 6000 के, तो 100% जो कि अमन का कॉस्ट प्राइस था वो बराबर 25,000 के। ऑप्शन है आपका आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, देख लेते हैं। 2 articles were sold at the same price. On one article there is a loss of 10% and on the other profit is 10%. What is the profit or loss percent on whole? ठीक है, दोनों पर कुल मिलाकर के क्या लाभ या हानि हुई है। अब कई बार हम गलती ये कर देते हैं, इसमें बिना देखे सोचे समझे 0% आंसर लगा देते हैं, जो कि हमारा हो जाता है गलत। क्यों हो जाता है? इस वजह से, एट सेम प्राइस, जब सेलिंग प्राइस एसपी सेम होता है, ठीक है, तब हम एक फॉर्मूला लगा करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। हमने ये वाला काम परसेंटेज वाले में भी सीखा था, ये फॉर्मूला ना, इस तरह के क्वेश्चन वहां भी करे थे, वहां भी सीखा था। कैसे निकालेंगे? जब की सेलिंग प्राइस सेम हो। ए क्या है? पहले वाले में चेंज, पहले क्या चेंज हुआ? 1 आर्टिकल देयर इज ए लॉस ऑफ 10%। लॉस का मतलब माइनस के 10%, माइनस रिप्रेजेंट किसको करता है? लॉस को। प्लस दूसरा आर्टिकल है एंड ऑन अदर 10% प्रॉफिट, दूसरे पर 10% का फायदा, प्लस ए बी, पहली वैल्यू माइनस के 10% गुणा जो भी था प्लस के 10% बटे 100। कुछ इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि पहली वैल्यू में माइनस के 10 था, फिर प्लस के 10, यानी पहली वैल्यू में 10% का लॉस था, दूसरी में 10% का फायदा, फिर 10% का लॉस, 10% का फायदा बटे 100। इससे ये कट जाएगा, माइनस के 10 से प्लस के 10, ऊपर कितना आ जाएगा? माइनस के 100, और नीचे भी क्या है? 100। इससे काटेंगे तो माइनस के कितनी वैल्यू मिली भाई? 1% आपकी वैल्यू आ गई। माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है? हानि को रिप्रेजेंट करता है, लॉस को रिप्रेजेंट करता है। आपका आंसर आ जाएगा विकल्प बी।
थोड़ी बात समझ में आई। अब यहाँ पर अगर इनकी वैल्यू चेंज भी हो जाएगी, ये 10 की जगह 8 हो जाए, 8 की जगह 12 हो जाए, तो भी ये फॉर्मूले आपका काम करेगा। ये किस कंडीशन में होता है? जब सेलिंग प्राइस सेम होता है। अगर कॉस्ट प्राइस सेम होता, क्रय मूल्य सेम होता, तो कोई चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो, अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, 10% का एक पे लाभ हुआ तो चीज 110 में बिक गई होती, 10% की हानि हुई तो दूसरी चीज 90 में बिक गई होती। अल्टीमेटली जो उनका ज्वाइंटली सेलिंग प्राइस होता वो कितना होता? एक का 110 और एक का 90, मिला करके 200 हो जाता। 200 ही रुपए की चीज थी, एक 100 रुपए की, दूसरी 100 रुपए की, और 200 रुपए में ही बिक जाती, तो उस पर लाभ और हानि कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब कंडीशन ऐसी नहीं है, अब सेलिंग प्राइस सेम है। हम प्रॉफिट और लॉस किस पर निकालते हैं? वो निकालते हैं हम कॉस्ट प्राइस पर, इसलिए ये चेंज आया है। ठीक है, इसको आप डिटेल में भी देख सकते हैं कि भाई क्यों आया है। वैल्यू अगर होती तो कैसे होती, क्यों होती? देखो कि एक 10% लाभ पर अगर बेचा गया है तो वो उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस से 110% की वैल्यू है ना, तो इस वजह से ये चेंज आया होगा। बात समझ पाए? तो ये थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ टाइप। हम लगभग आज 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन किए हैं 8 क्वेश्चंस में लगभग। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, और भी हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे, और फिर साथ में इनके प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे, तो आपकी और क्लैरिटी आ जाएगी। प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।